धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान और अब तो सीरिया के साथ साथ रूस और यूक्रेन भी चर्चा का विषय फिर से एक बार बन गया है। इसलिए बन गया है क्योंकि कुर्स को लेकर तरह तरह के दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, जबकि रूस कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ घट रहा है तुर्की को लेकर भी। जी हां, तुर्की लगता है पूरी दुनिया में एक नया देश बनकर उभर रहा है। क्यों उभर रहा है उस पर बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, सोमवार को हमने तय किया था कि नहीं करेंगे, लेकिन ठंडी का मौसम है, आपको भी बाहर नहीं जाना था, मुझे भी जाना नहीं होता अक्सर कर, तो हम लोगों ने सोचा कि छोटा सा बना लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज वैसे मैं थोड़ा आलस मूड में था और बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर चुका था, लेकिन जब आपने कहा कि एक छोटा सा कर लेते हैं कुछ मुद्दों पे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है भाई, कुछ कर नहीं रहा हूं तो अच्छा है कि हम, ये मेरा एक केवल टाइम पास है नहीं, आम जनता जो हमारे साथ है उनसे आगे भी जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। जी, खबरों की दुनिया में यही होता है सर, पल पल खबरें बदल रही होती हैं। अब हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करेंगे तो फिर हमें अपडेट तो सारी चीजों पे रखना ही पड़ेगा। और यहाँ एक मुद्दा मैं आपके सामने आज और गंभीरता से उठाना चाहता हूं। लोग कहते हैं पैसा क्यों मांगते हो, लोगों से अपील क्यों करते हो डोनेशन देने की? तो न्यूज वालों की मजबूरी होती है। रवीश को देख लीजिए, आशुतोष को देख लीजिए, सब इसलिए मांगते हैं कि वो कितनी भी अच्छी खबर बना लेना सर, चंद मिनटों बाद खत्म हो जाती है, लोग उसको देखना नहीं चाहते। एंटरटेनमेंट नहीं है कि कभी भी गाना सुन लेगा या फिल्म देख लेगा या धारावाहिक को देख लेगा। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। सर्वाइवल के लिए खासकर ऑल्टरनेटिव मीडिया, यदि कोई भी क्रांतिकारी पार्टी खड़ा होती है तो उसके लिए अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला पैसा नहीं देते, उसके लिए मजदूर वर्ग ही पैसा देता है, उन्हीं से चंदा लेते हैं और उन्हीं के सहारे खड़ा होते हैं, जैसे हमने 2013-14 में आम आदमी पार्टी के साथ देखा। बाद में क्या हुआ बात छोड़ दीजिए। तो हमारे जो अल्टरनेटिव मीडिया वाले हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उनको यदि हम डोनेट ना करें, उनको हम चंदा ना दें और सस्टेन ना करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो बड़े पूंजीपतियों के सहारे जाएंगे, तब वो अल्टरनेटिव मीडिया कहाँ रह जाएगा। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं खबरों की और पहला अपडेट जस्टिन ट्रूडो से जुड़ा हुआ है। इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या बैंड बज गई? भारत से पंगा लेना भारी पड़ गया? भारत से पंगा के कारण नहीं, वहां की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी खराब है और इनके फिनांस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, जो फ्रीडम क्रिस्टीना फ्रीलैंड उसका नाम था, और इनके अपने पार्टी से 20 ऐसे एमएलएज हैं जो कि इन पर दबाव डाल रहे हैं। ओपनली उन्होंने कर दिया। कुल इनके पास 153 है, जहां 170 चाहिए था पूर्ण बहुमत के लिए। इनके साथ जो मिले थे, जो हमारे भारतीयों का के साथ जो पार्टी बनी है, उनके जो है उन लोगों ने भी इनका साथ देने से मना कर दिया है। और वहां के लोग कह रहे हैं कि तुम जियोनिस्ट रिजीम की मदद कर रहे हो, तुम अमेरिका की चाट रहे हो, दौड़ के भी ट्रंप के पीछे पांव पड़ने चले गए। भारत के साथ संबंध से वैसा कुछ लेने देने पर नहीं है, वहां के लोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए मजबूरी में इनको अपने पार्टी के कारण और जनता का जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी वहां का सेंसस होता है, उसमें देखा गया है कि इनकी जो भी पॉपुलैरिटी थी वह घट रहा है। इसलिए इनको मजबूरी में इनको हटना पड़ रहा है ताकि इनकी पार्टी बच सके। जी, इनको हटाकर किसी और को पीएम बनाया जाएगा, या जैसे जर्मनी में चांसलर ओलाफ सोल्ज ने किया कि संसदीय भंग कर दी, चुनाव का ऐलान कर दिया, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा? नए चुनाव की तो बात अभी तक नहीं कहा गया है, ना ही इन्होंने मतलब सोचा है, और यह मैगजीन के माध्यम से आया कि ऐसा ये सोच रहे हैं या इनकी पार्टी सोच रही है। लेकिन नए जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से एक होड़ लगेगी वहां के नेताओं का जो इनके पार्टी से हैं, यानी लिबरल पार्टी से जो है, वह तो होड़ लगेगी, उसमें छीना झपटी होगी। देखते हैं कौन आगे आता है और कौन वहां का नया प्रधानमंत्री बनता है। जी, ऑस्ट्रिया में भी चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत सारे देशों में आजकल वैसे ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं देता है कोई इस्तीफा, पर वहां क्यों दिया है उस पर बात कर लेते हैं। ये कार्ल नेहमा है और यह भी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है जो कि एक नई गवर्नमेंट बनाना चाहते थे ताकि लोग वहां की सत्ता को चलाए। प्रेसिडेंट डायरेक्ट खुद नहीं करता है, तो इनके कारण ये चाह रहे थे कि फायर राइट वालों के साथ ना मिले।
फार राइट वाले अभी जो हमने इसकी चर्चा की थी कि पूरे यूरोप में क्या अमेरिका, भारत और हर जगह में फार राइट वाले सत्ता में आ रहे हैं। और वहां भी जो पिछले जुलाई वगैरह में चुनाव हुआ था 3-4 महीने पहले, उसमें फार राइट वाले नंबर 1 बन के आए थे। और वह आश्चर्य की बात है कि यह जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, फार राइट का एक्सट्रीम राइटिस्ट का दक्षिणपंथी का है, ये प्रो रशियन है जी। ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो अधिनायकत्व दिख रहा है, जो प्रभुत्व हमारे यूरोप में दिख रहा है, हमारे देश में दिख रहा है, हम अमेरिका के तलवे क्यों चाटे। रशिया हमसे बराबरी का अधिकार दिखा रहा है, चाहे वह अफ्रीका हो, यूरोपियन यूनियन हो, दूसरी जगह हो, हम उसके साथ क्यों नहीं मिले। और पूरी दुनिया में केवल रशिया के साथ जो सटा हुआ है जी, वह डर रहे हैं कि कहीं रशिया हम पर भी आक्रमण ना कर दे। वहां के लोग 51% या 49% इसी के आसपास चल रहा है। वो अमेरिका में जाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ, और यूरोप में घुसना चाहते हैं। और जब ये इनके पार्टी के नेता जब नई सरकार बना सके तो ये कह रहे कि भाई मैं अब इस्तीफा दे देता हूं, और दे दिया उन्होंने कि आप लोग देखो अब मुझसे अब नहीं संभल रहा है। और वहां पे जैसा आपने कहा, हमारे देश में तो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, जैसे भी वो चिपके रहते हैं। शुरुआती दौर में 1914 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई थी तो हमारे 2014 सर, 2014 में, माफ कीजिएगा, हाँ, तो उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री, उस समय शायद गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, या जो भी मंत्री, उन्होंने कहा था कि जब कुछ हंगामा हो गया था तो कहते कि ये जहां तक इस्तीफा देने वाली की राजनीति है वह कांग्रेस करती थी दबाव में, हमारे ऊपर यह लागू नहीं होता है। जी चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रूस के प्रति अगर लोगों में वाकई में, यानी देशों के अंदर वाकई में अगर इतनी क्यूरियोसिटी बनी है, या पुतिन की तरफ दुनिया देख रही है, 25 साल उनके शासन के हो चुके हैं, तो रूस की धरती पे तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। कुर्स्क में बड़े बड़े दावे कर रहा है यूक्रेन कि अभी भी हमारा बहुत बड़े इलाके पे कब्जा है। कुर्स्क में खासकर वहां जो 2-3 जिला है जिसमें ये लोग पहुंचे हुए हैं, कुरिनो एक है, वहां से तकरीबन रूस ने अपनी इन विदेशियों को भगा दिया है। लेकिन वहां का दूसरा है सुडजा या सुजान्स्की डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, वहां पे यूक्रेन के फौज ने फिर से यूक्रेन की तरफ से एक जबरदस्त, कल सुबह में तड़के 9 बजे, बहुत जल्दी भी नहीं, यानी जब पूरी डे लाइट हो गया था, उम्मीद नहीं करता था रूस के समय आक्रमण होगा, उसे हालांकि अंदाजा था कि कहीं ना कहीं से यूक्रेन करने वाला है। वह फौजियों का जमावड़ा कर रहा है, वहां भी कर रहा है, दूसरे बॉर्डर भी कर रहा है, रूस के अंदर में आक्रमण करने के लिए, यानी यूक्रेन के बाहर के क्षेत्र में। और उस समय इन लोगों ने तकरीबन कुछ 4-5 हजार या 2,000 फौज के साथ और 3-4 डजन आर्मर्ड व्हीकल वगैरह के साथ अटैक किया। और वहां पे ये लोग करीब 7 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। अभी भी उनकी कोशिश जारी है। हालांकि रूसी सैनिकों ने, जैसे पहले से प्लान था, सामने से इसे रोकने की कोशिश नहीं की। हर जगह आप देखें, चाहे दक्षिण में पहले उन्होंने किया था, करसोन में या उत्तर में खार्किव राज्य में, तो ये सीधे की सीधे नहीं रोकते, जरूरत पड़ने पर पीछे भी हट जाते हैं। और इन लोगों ने साइड से उस पर जबरदस्त आक्रमण किए, जो कि यूक्रेनियन को शायद नहीं मालूम था। 400 यूक्रेनी सैनिक इस कुछ घंटों के अंदर में मारे गए, मतलब पिछले 2-3 घंटे में छोड़ दे, उसका मैंने नहीं देख पाया हूं। और उसमें करीब 4 दर्जन से अधिक इनके आर्मर्ड व्हीकल और नॉन आर्मर्ड व्हीकल, दोनों तरह के, यानी मिलिट्री व्हीकल के साथ मिलकर, और भारी क्षति हुआ है। कब तक टिक पाएंगे कहना मुश्किल है। इस तरह की बेवकूफी जेलेंस्की जो है वह पेंटागन या यूके का MI6 या नेटो के कहने पर कर रहे हैं और अपने सैनिकों को बिल्कुल भुनवा रहे हैं। यह बड़ा गलत ही उनका टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक एम है। संभवतः वह कोशिश कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं आने वाले नए राष्ट्रपति ट्रंप को कि भाई हम इतने ताकतवर, हम कर सकते, जीत सकते, हमें हमारी मदद जारी रखो। जी, लेकिन दुनिया तो कह रही है कि सबसे ज्यादा बात पुतिन की भूमिका पर होनी चाहिए। बार बार एक रेड लाइन निर्धारित कर देते हैं, लाल रेखा खींच देते हैं, उसको पार करके फिर कुछ नहीं कर पाते। वो कब करेंगे कहना मुश्किल है। यदि रेड लाइन अभी नहीं क्रॉस कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि 20 जनवरी तक वेट कर ले, पहले जिस कारण से वेट किए इतना तक रोका है, अब तो मैं चाहूंगा 20 जनवरी रोक ही ले, नहीं तो पूरे विश्व हो जाएगा एटम बॉम्ब के साथ। तो फिर हमारा बातचीत नहीं कर पाएंगे और हमारी जनता सुनने के लिए नहीं रहेगी। एक तो यह है। दूसरा यह है कि रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब सीधे सीधे जो परमाणु बम है, क्या रूस के पुतिन के अलावा, जो कि राष्ट्रपति है, बाकी वहां की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर है और बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वह क्या तैयार है? हालांकि मेरे नजर में, मैं होता यदि सलाहकार तो यह कहता
कि छोटे मोटे जैसे जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, एक दो डालो जो पोलैंड के पास में है, वहां पे लुवूव करके है, एक दो डालो, या ब्लैक सी में जहां है करके डालो, देखो अमेरिका की कितनी ताकत होती है, वहां की जनता क्या करती है, अंतर क्या पड़ता है, वैसे देखते हैं जी। अब आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया तो अमेरिका की तरफ चलते देते हैं। अदालती निजाम बकवास हो चुका है, यानी कि जो न्यायिक प्रणाली है वो पूरी तरह बेकार है अमेरिका की। इस जज की कैसे हिम्मत हो गई है मेरे खिलाफ सजा सुनाएगा 10 जनवरी को, हटाओ इसको, कुछ इसी टोन में ट्रंप ने बोला है। क्या कहेंगे, इसे धमकी? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र के लिए एक आवश्यक स्तंभ है या खंभा है यदि कहें, इसका मजाक बुरी तरह से बन चुका है पूरे विश्व भर में, छोटा मोटा नहीं जिसकी बातें हम कर रहे हैं, और वह कहीं पर नहीं है। मैं किसी खास देश का नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं। जबकि ट्रंप का यह कहना है कि मैंने अपनी गलती मान ली, तो गलती मान लेने का क्या मतलब? यह होता है कि तुम्हें दंडित नहीं किया जाए, वह तो जज के ऊपर छोड़ोगे और न्यायपालिका के ऊपर छोड़ोगे, तुम उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक तारीख बदलवा रहे हो। हालांकि 10 जनवरी को इस जज का, जो कैलिफोर्निया के जज है, उनका कहना है साफ कि हम जो है सो वर्डिक्ट देंगे और उनको दोषित करेंगे, भले ही जेल में ना भिजवा सके लेकिन हम उसको दोषित साबित करके रहेंगे। देखते हैं कि उसको ये रोकने में समर्थ होते हैं। इस बार रोक दिया तो 20 के बाद होगा कि इस जज का तो पत्ता कट गया, इसमें संदेह नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा। ट्रंप इस मामले में बड़े ही निर्दयी निर्मम है, जितने मतलब वो विचारधारा में वो गए गुजरे हैं, एंटी पीपुल है, एंटी इन्वायरमेंट है, एंटी साइंस है, उसी तरह से अपनी हित के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। ट्रंप का ये कहना सर कि ऐसी अदालतों के फैसलों की वजह से लोग आज न्यूयॉर्क छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उसमें कितना दम है? झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए भाग रहे हैं कि जनता को वहां पे नौकरी नहीं मिल रहा है यार, इसलिए भाग रहे हैं, और कोई बात नहीं है। न्यूयॉर्क के अधिकांश जो जितने फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्री थे, वो बंद हो चुके हैं, फिनेंशियल सर्विसेज वगैरह सब खात्मे के पर है, क्योंकि ये चंद पूंजीपति जितनी पूंजी उसको अपने बैंक में, अपने पेपर के फॉर्म में, किसी आइलैंड में, और मतलब एक कार का दाम 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 10 अरब भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर महल पैदा कर दिया यहां से वहां तक लेके जी, उसका अंत नहीं है। तो नेचुरली आम जनता लूट रही है, भाग रही है जहां उसको मिल रहा है जी। कार की आप बात कर रहे हैं तो बिहार के पटना में बीपीएससी का जो मूवमेंट चल रहा है, जिसमें पीके को उठा लिया गया है, पीके की वैनिटी कार पर भी खूब चर्चा हो रही है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। मस्क जो है बड़ा कमाल का बंदा लगता है, मुझे लगता है कभी कभी पूरा एपिसोड जो है, पूरा बुलेटिन इसी पे करना चाहिए। अब ये ब्रिटेन में किसी फराज के पीछे पड़ गया, कल तक तो पंचक्कियां ढूंढ रहा था वहां पे। ये फराज भी वहां के मंत्री हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री कहा था कि ये प्रधानमंत्री के कारण वहां रेप की घटनाएं बढ़ रही है, पहले कहा था, और उसका आधार दिया था कि जो वहां दंगा हुआ था, किसी मुस्लिम ने जाके वहां पर रेप किया था, जो कि बाद में पता चला कि मीडिया, सोशल मीडिया की बदमाशी थी, कोई मुस्लिम नहीं था बल्कि वहां का क्रिश्चियन बंदा ही था और यूके का था। तो ये जो है एलॉन मस्क, यह एंटी मुस्लिम है, प्रो जियोनिज्म है, जियोनिस्ट रिजीम है, और एंटी रिफ्यूजीज है, जितने भी माइग्रेंट्स हैं उसके खिलाफ है, और पूरी की पूरी दुनिया में अपना धाक पैदा करना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। दुश्मन नंबर 1 रूस के अगेंस्ट में, अभी दुश्मन नंबर 1 चीन को स्टैब्लिश करेंगे, और कुछ खास परिवर्तन नहीं आने वाला है, और पूरी दुनिया में लूट को बढ़ाने वाले हैं। और इस फराज बेचारे पर, जिसने भी कुछ चंद घंटे पहले कहा था कि एलॉन मस्क हमारे मित्र हैं और हमारे पार्टी को, जो भी हमारा पार्टी को, उसको बढ़ाने में काम करेंगे, और एलॉन मस्क उसके बाद कहा कि ये पार्टी जो है सो बिल्कुल बेकार है, इसको जहां तक की बात है इसको उठा के फेंक दो और इसको तोड़ दो, ये बेकार की काम कर रहा है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद देखेंगे ट्रंप क्या करेंगे, पर मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 1 महीने के दौरान ट्रंप और मस्क के वक्तव्य सामने आए हैं, जॉर्जिया मेलोनी कल वहां पहुंची, बाइडेन से नहीं मिलती हैं, ट्रंप से मिल रही हैं, ये दूसरे देशों की राजनीति में जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो पूत के पांव तो पालने में दिख ही रहे हैं ना सर। बिल्कुल दिख रहा। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बड़ा ही क्लियरली हर साल कहीं ना कहीं, आप इस इतिहास के को देख ले तो किसी दूसरे देश में इसमें आक्रमण किया है, या वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका है, अपने CIA के मदद से और दूसरे अन्य तरीकों से अपनी जगह बनाई है, और पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में जिस ढंग से लूट जारी है वह पूरा का पूरा है। और इसने जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबको पैदा किया है, चाहे ISIS हो,
और मुस्लिम ब्रदरहुड हो, जितने भी जिहादी है सब इसी का बनाया हुआ है, उसका हाथ है। और इसके साथ साथ जो है सो कि नेचुरली फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे है, फ्रांस नंबर 3 आ जाता है। और अभी ये जो है उसको खुलेआम कर रहे हैं, छुप के नहीं कर रहे हैं। अंतर इतना ही आया है, भारत में वो चीजें खुलेआम हो रही है और पूरे के पूरे विश्व में ये चीज हो रहा है। जी चलिए, ऐसे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। वो पीठ में से छुरा नहीं घोप रहे हैं, सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि तेरे घर के नीचे, मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढ के निकाल ही लेंगे। और यही हमारी राजनीति है, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट से, जो बड़े बड़े खुलासा करते रहता है, लेकिन कार्टून छापने की हिम्मत नहीं है उसमें, और वहां की पत्रकार इस्तीफा दे देती हैं। क्या था सर उस कार्टून में? ये बड़ा मजेदार है। इनका नाम है सेंटेनल्स। तो ये कहती हैं कि पहले भी इनके कई कार्टून को इन लोगों ने ना करने दिया था, लेकिन इस बार की कार्टून में इनकी बड़ी क्रिएटिविटी थी और बड़ा ही जान लगा किया था। और जिसमें इनके मालिक सीईओ जो है अमेजोन के, जिनके अंदर में कंट्रोल आता है, उनका भी किया, जेफ बेजोस को किया जो सीईओ है उसके करके। इसमें बाकी सब का भी नाम रख रखा है, मार्क जुकरबर्ग हैं और दूसरे लोग हैं, एप्पल वर्क्स के भी जो है उसके बॉस हैं, सब के सब हैं। और इन सबको दिखाया कि वो ट्रंप के पास जा रहे हैं, डॉलर का वो क्या कहते हैं, पोटली, पोटली कहना सही होगा, सुदामा कृष्ण के पास ले गए थे हमारे काल्पनिक उसमें, तो उसका मजा आता है, वो दोस्ती की बात होती है। और ये लोग चमचागिरी में ट्रंप के पैर पर गिर रहे हैं, कर रहे हैं, इसको नहीं करने दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई तेरी ऐसी की तैसी बहुत ज्यादा हो गया, मैं इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकती, उससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह जहां तक पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात है, उस पर यह भारी आघात है। मैं एक लाइन यह जोड़ना चाहूंगा कि आज मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया जितने भी हैं, उनके मालिक बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके खिलाफ तुम उठ खड़े हो गए तो भला तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेंगे। उपाय यह नहीं है कि हम इस्तीफा दें, उपाय है कि उस तैयारी करो ताकि इन पूंजीपतियों से हम, इनके चुंगल से हम मुक्त हो सके। जी, मैं पूंजीवाद पे बात करना चाहता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट के संदर्भ में बताया जाता है कि यह अखबार वहां सब्सक्रिप्शन के आधार पर चलता है, जनता पैसा देती है, पढ़ती है, इसको कभी सरकारी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से माना जाता है कि वहां के चुनाव में भी खुलकर ये अपनी भूमिका जाहिर करता है। इस बार लेकिन इन्हें डेमोक्रेट्स का समर्थन करने से, रिपब्लिकन का समर्थन करने से इनकार कर दिया और अब ये कार्टून तक नहीं छाप पा रहा है। क्या कहेंगे वॉशिंगटन पोस्ट के इस बदले हुए रूप के बारे में? देखिए, आज से करीब 25-30 वर्ष पहले ही ऐसा नजर आता था कि कई मीडिया जो है सो स्वतंत्र है, छुप के काम करते थे, आपस से मिलजुल करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियों की मीटिंग होती थी, ये पत्रकार महाशय लोग जरूर जाते थे, कुछ लोगों को छोड़ दे। आपने इसकी कहानी कही हुई है पहले, तो इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन इनका संबंध होता था, जो इनकी पार्टी होती है वो पहले आता है, वो हमें पता होता है, दूसरी पार्टी होती है जो नहीं पता होता है, जिससे बड़े बड़े जज, मिलिट्री के बड़े ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और पत्रकार, सोशल मीडिया, बड़े बड़े तथाकथित संत, है ना, वो सारे के सारे आते हैं और ये आम जनता से अलग होते हैं, इनकी दुनिया अलग होती है और जो हमारे सामने आता है वो अलग होता है। वॉशिंगटन पोस्ट ठीक है, जनता से पैसे ले रही है, वो भी पैसे ले रही है, लेकिन इनके जो प्रचार वगैरह के लिए जो ऐड आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको रोक लगा सकते हैं, वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। यह बात मुझे तब आया जबकि मैं दरभंगा में स्टेशन कमांडर था और एक बार कुछ ऐड देना था हमें, तो कुछ था, मैंने साइन कर दिया बिना किए हुए। तो वहां से एक पत्रकार का फोन आया कि सर आपके जहां तक न्यूज का बात है, हम लोग अखबार में चलता है और ऐड आपने किसी दूसरे को दे दिया है। तब मुझे पहली बार समझ आया, मैंने उन्हें बुलाया, कहा कि भाई आइए मिलिए मुझसे, और मैं समझने की कोशिश किया। तो मैंने कहा ऐड का कितना देता है? 4,500-5,000 देते हैं। तो कहा कि नहीं उतना ही नहीं है, उस ऐड के कारण दूसरे भी ऐड आते हैं लोग और हमारी वो बढ़ती है, मतलब उसका जो सर्कुलेशन है, ऐसे कारण और भी ऐड आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आगे से माफी को देंगे। आपको उस पत्रकार ने जो ग्राउंड पे पत्रकारिता करता है पूरा सच नहीं बताया। ये कंपनियां जो हैं उसको पैसा नहीं देती, कहती है कि अगर तुझे हमारे यहाँ पत्रकारिता करनी है तो सैलरी वैली तो देंगे, 1,500 रुपए एक ऐसी मानदेय तय कर देंगे, जितना धंधा लाएगा उसकी एक परसेंटेज तुझे मिलती रहेगी। तो इसलिए वो खबरें भी छापता है और विज्ञापन भी मांगता है। ओके, चलिए खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाइडेन जो है फिर किसी को भूल गए बोलते बोलते उसका नाम। बाइडेन इस तरह की काफी हरकतें कर रहे हैं। जब उस वहां बड़ा भारी स्टॉर्म आया था, हेलन चक्रवाती तूफान जब आया था, तो वहां भी इनसे किसी पत्रकार ने पूछा सबके सामने कि उसके बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या बातें कर रहे हो, कौन सा तूफान आया है,
और फिर कुछ हल्का से याद कहते हैं कि नहीं नहीं हम वहां पूरी काम कर रहे हैं, वहां के लोग बहुत खुश हैं। भैया वहां सैकड़ों लोग मर गए, बुरा हालत है, बेघर हो गए और बड़े खुश हैं। ये घटना जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वहां पे किसी का बर्थडे था तो इन्होंने बुलाया इसको करके, बड़े आदमी मतलब, और हैप्पी बर्थडे टू यू, नाम भूल गए वहां करके। उस बंदे ने भी शामिल हुआ, उसको पता चल गया कि भाई बाइडेन सठियाए हुए, कोई बात नहीं, तालियां तुले बजाई, लेकिन बाकी लोग समझ गए सोशल मीडिया में हर जगह हो रहा है। जी मुझे लगता है इन्होंने आमिर खान की गजनी फिल्म देख ली है और शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी हो गई है, तो आमिर खान ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब इनके विदेश मंत्री की बात करते हैं, जो चंद दिनों का विदेश मंत्री बचा है, 20 तारीख को तो शपथ ले ही लेंगे ट्रंप। एंटोनी ब्लिंकन, वो साउथ कोरिया में जाकर कैसे फंस गया सर? ये जो एक पैनिक इनका मूवमेंट आ रहा है, हम ध्यान से देखें, हमने चर्चा की थी, जेक सुलेमान जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो इंडिया पहुंचे हुए हैं, ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं, इनके बाकी लोग ही जहां तहां छोटे मोटे न्यूज में सेक्रेटरी लेवल के या जो इनके अंडर जो काम करते हैं वो CIA के मिलिट्री पर्सनल बहुत घूम रहे हैं। इस सत्ता परिवर्तन से उस सत्ता परिवर्तन में जो दो खेमा है पूंजीपतियों का अमेरिका में, उनके बीच में काफी होड़ लगी हुई है और इसको सुलटाने की कोशिश हो रही है। खासकर जो डीप स्टेट है वह उनको सुलटा रहा है कि इन दोनों में आपस में इतना ज्यादा लड़ाई ना हो जाए कि उससे हमारे विरोधियों को हो जाए। तो इसके चक्कर में जहां तक साउथ कोरिया की बात है, साउथ कोरिया के जो यहाँ के राष्ट्रपति जो इम्पीच हो चुके हैं और जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट लटका हुआ है और हजारों हजार की संख्या में दोनों पक्ष से जनता सड़क पे आ रही है, अमेरिका के लिए बड़ा एम्बारासिंग हो गया, क्योंकि यून जो थे वह बाइडेन के बड़े प्रिय थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने फोटो खिंचवाए थे, यहां तक कहा था कि इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक समिट बनाने जा रहा है, और यून को उन्होंने हेड बनाया था और डेमोक्रेसी को उन्होंने छुरा भोंक दिया मार्शल लॉ लगा के। इनको समझ नहीं आ रहा। दूसरा है कि जापान और साउथ कोरिया में तनातनी हमेशा रहती है। जापान ने साउथ कोरिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब उस पर कब्जा किया था तो बहुत बुरा व्यवहार किया था औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो करके हम उसके डिटेल में ना जाएं। और साउथ कोरिया के खिलाफ जापान के पत्र ये सब अखबार में न्यूज में आ रहा है। और ये जो ब्लिंकन महाशय हैं साउथ कोरिया से निकल के जापान भी जाएंगे। तो ये सब बड़ा कुछ चल रहा है जो कि हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट ना होने के बावजूद यह लग रहा है कि बेचैनी है इन साम्राज्यवादियों के चमचों के बीच में। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जापान की ज्यादती अगर आप लोगों को देखनी है कि किस तरीके से साउथ कोरिया के ऊपर की थी उसने, तो नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी वेब सीरीज पड़ी हुई है, देख लीजिएगा, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से दिखाया गया। अब शुरुआत करते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। इसमें पहला जो अपडेट है वो ईरान का ही है। आर्थिक संकट है ईरान में और उसके लिए वहां की कैबिनेट को जिम्मेदार ठहराते हुए महाभियोग लाने की कौन लोग हैं बातें कर रहे हैं सर? ये लोग फिर से तथाकथित अति या चरम दक्षिणपंथी है, रूढ़िवादी जो भी कह लें। हालांकि मैं अंतर तो है, जो हमारे कई मित्र कहते हैं कि ऐसे कैसे कह दोगे कि कांग्रेस भाजपा एक ही है। ठीक है, मैं नहीं मानता एक है, लेकिन इन दोनों में कोई चीनी दीवार नहीं है। तो ये एक्सट्रीम जो राइटिस्ट अभी 4 महीने भी नहीं बना हुआ है, इसके वित्त मंत्री को और इसके तेल मंत्री जो भी हैं उनको दोनों कहते हैं और कहते हैं कि आप जिम्मेवार हैं। हालांकि पिछले 3-4 महीनों से इनका जो GDP है वो 5% से फिर से उठना शुरू हुआ है। अभी ट्रेंड देखें तो उठना शुरू हो गया है, लेकिन इनका जो $1 के लिए इनका जो रियाल है, ईरानियन रियाल है, वो 42,100 रुपया है। भयानक स्थिति है जहां तक इन्फ्लेशन या महंगाई की बात है। और हालांकि इनका पूरा का पूरा जो है GDP $463 बिलियन है, काफी जबरदस्त है। हम बाकी जो बड़े बड़े देश उनसे तुलना ना करें तो उस हालत में इनके कह रहे हैं कि उनको हटाना है, क्योंकि उनकी इज्जत घटी हुई है इन चरमपंथियों की, इसलिए चाहते हैं कि हम भी आए सामने, वह करें। हालांकि इनके जो रिलीजियस हेड है अली खामेनेई जो है, उन्होंने कहा था कि आपस में आप लोग अभी 3-4 महीने में लड़ाई ना करें, तमाशा ना बनाएं, बल्कि सरकार को मदद करें। उन्होंने यहां तक कहा। इसके बावजूद कहते हैं कि हम हर बात उनकी मानने को हम मजबूर नहीं है, यहां तक कि IRGC भी है उसके भी करेंगे। हालांकि डायरेक्टली उनके बारे में लोग नहीं बोलते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं से कहें तो जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कर रहे, दिखाने की कि ये दोषी हैं, और 4 महीने के अंदर में ही कूद पड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक राजनीति अंदरूनी होती है, एक राजनीति बाहरी होती है। बाहरी राजनीति में ईरान की एक अलग भूमिका नजर आती है, और अंदरूनी राजनीति में जो उठापटक चल रही होती है वो लोगों तक कम ही पहुंच पाती है। अगली खबर का रुख करते हैं और चलते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की तो सुल्तान बन गया है सर। इथोपिया, सोमाली, उनमें समझौता करा रहा है, और सीरिया में तख्ता पलट करवा रहा है, और अब तो सूडान का जो सेना प्रमुख है वो भी एर्दोगान के गीत गा रहा है। एर्दोगन के गीत तो गा ही रहे हैं, चूंकि यदि आपने जो पहले नाम लिए इथोपिया और सोमाली और सोमालीलैंड के बीच में जो करवा पाते हैं, तो एक सही में कहें तो वहां की देखिए लड़ाई हमेशा रेगुलर चलता रहे, वह भी मतलब एक तरह से कहें तो सेल्फ डिक्लेयर्ड आर्म फोर्सेज जो है इंडिपेंडेंट रूप से लड़ रहे हैं, तो उससे आम जनता को कहीं से कोई फायदा नहीं होता है। सूडान में एक सूडान का जो ऑफिशियल है, सूडनीज डिफेंस फोर्सेज है वो है, और एक पारा मिलिट्री है जो आरएसएफ करके है। वो आपस में बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, कभी आरएसएफ आगे बढ़ रहा है, कभी सूडान की फोर्सेज आगे बढ़ रही है। वैसे भी सूडान की फोर्सेज जहां तहां वो आगे बढ़ रही हैं, उनके कैपिटल पे इनका भी कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत संख्या में दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। और साउथ सूडान के बॉर्डर होने से साउथ सूडान अब एक अलग देश बन गया है, उनकी फोर्सेज वहां जमावड़ा हो रही हैं जी। और यह जो आरएसएफ है, जो पारामिलिट्री वाले, उसके पीछे अमेरिका और फ्रांस है, और उसमें यदि इनका हस्तक्षेप होता है, तुर्की की तरफ से होता है और बनाने की बात होती है, और खासकर सूडान के आर्मी चीफ ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी हालत पस्त है। वहां पे वैसे रूस के भी जो हैं, जो पारामिलिट्री फोर्सेज है वह भी पहुंचे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट जो प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेज वो पहुंचे हुए हैं, पीएमएफ करके जो है वहां पे, वह भी पहुंचे हुए पीएमसी वाले। लेकिन इसके बावजूद उनकी इतनी ताकत नहीं बन रही है कि अमेरिकी समर्थित फोर्सेज हैं, और उनको डर लग रहा है कि उसी तरह से ना हो जाए जो सीरिया में हुआ था, इसलिए इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और चूंकि सीरिया के गिरने के बाद से अभी ईरान की स्थिति थोड़ी डावाडोल है, वह उनकी रीजनल फोर्सेस ग्रुप में ला रहे हैं, तो यह मौका मिला है आपके एर्दोगन को कि दिखाएं कि इस रीजन यानी मिडिल ईस्ट के हम ही बॉस हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूएई और सूडान के बीच भी समझौता कराने की बातें तुर्की द्वारा की जा रही हैं। आपने सीरिया का जिक्र किया, तो सीरिया की तरफ चलते हैं। उनके एसटीएस के जो नेता हैं, नाम है अहमद अल शारा, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया जर्मनी की विदेश मंत्री से। तो क्या कोई जुल्म कर दिया सर? नहीं, इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि उनका जो भी है, उनका व्यक्तित्व इसी आधार पे है कि वो एक खास धर्म से उसके प्रति कमिटेड है, और थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट उस मामले में, थोड़ा क्या काफी एक्सट्रीमिस्ट है, और इसलिए औरतों से हाथ मिलाना उनको वाजिब नहीं हुआ, उन्होंने करके झुक के दिया। तो तरीका है झुकने का, बहुत सारा तरीका। वैसे भी चीनी वायरस जिसकी हमने बात की थी, है ना, और यदि वायरस फैल रहा है तो उसका उसी तरह से बचने का वही तरीका है जो कि पहले की कोविड-19 में हुआ था, यानी मुंह ढक कर जाएं, यहाँ पे पहन के जाएं, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, छीके ना, पब्लिक जरूर ना कहें। तो वही रास्ता है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे नजर में होता है कि वह कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह से करे, झुकने की भी क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ब्राजील से। अदालत ने एक आदेश क्या जारी किया कि वहां से निकल कर लोग भागने लगे इजराइल। कौन है ये लोग? यह केवल ब्राजील ही नहीं, मेरे हिसाब से तो पूरे दक्षिण अमेरिका में होना चाहिए, पूरे अफ्रीका में होना चाहिए, जिसका अभी नेतृत्व एक तरह से कहें तो साउथ अफ्रीका का रहा, एशियन देश में होना चाहिए, कि ऐसे जितने भी आईडीएफ है उसे समर्थित सोल्जर जो है, जिन्होंने गाजा में कहीं ना कहीं से नरसंहार में उनका हाथ रहा है या उनके साथ रहे, वहां के सरकार के लोग उनके खिलाफ करें ताकि इजराइल से बाहर जाने के लायक ना रहे। लेकिन खैर अमेरिका का वरद हस्त उनके सर के ऊपर है, नहीं बचेंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जियोनिस्ट रिजीम का और अमेरिकी साम्राज्यवाद का, नेटो का हर तरफ से खिलाफत करें, चाहे आवाज के रूप में हो या जिस रूप में भी हो। जी बिल्कुल सही, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि जब इस तरफ सोचेंगे तो तब वो आपको चीजें नजर आएंगी जो अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया के आम आदमियों को भुगतनी पड़ रही है। एक मुल्क अपनी दादागिरी के चलते, दरोगागिरी के चलते पूरी दुनिया को तबाह किए हुए है, और फिर भी अपने आप को मानवाधिकार का सबसे बड़ा पुरोधा बताता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।